राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम गुनाहों के देवता का 19वां पार्ट सुनते हैं। पिछले भाग में हमने सुना कि डॉक्टर साहब विंती की शादी से लौट आते हैं, मगर साथ में विंती और बुआ जी भी आई हैं, क्योंकि विंती की शादी बीच मंडप में ही टूट गई। उसके बाद विंती डॉक्टर साहब के ही जिम्मेदारी हो गई। थोड़े ही दिन बाद विंती को लेकर डॉक्टर साहब दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें दिल्ली से 1 साल तक कुछ काम था। अब आगे गर्मी का मौसम आ गया। चंदर सुबह को सोता और शाम को नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। पम्मी और चंद्र को लेकर दूर दूर तक चक्कर लगाया करते। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिलेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंद्र के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों, बरसों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर रहे। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभी बहुत दूर कर दिया। बाहुपाश इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांस सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सहराती रहेगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाता है। चंद्र भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम दिन भर लू चलकर थक गई थी, लेकिन दिन भर के लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की मालूम पड़ रही थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंद्र सोकर उठा था, सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा और दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़कें भी सूनी थी। एक साइकिल सवार कान पे तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। माली ने ठेला वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और थैली के पास आकर रुक गया। ठेले वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दा नसीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंद्र को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दा नसीन यहाँ आ सकता है। रिक्शा पोर्टिको में आकर रुक गया। शिष्टतावश चंद्र अलग हटकर खड़ा हो गया और वह सीधे अंदर चल दी। चंद्र को बड़ा अचरज हुआ। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वो लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थी। अब चंद्र ने उसे देखा। एक सांवली सी लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी थी और हंसने में भी असक्त है। चेहरे पर एक पीली छाह देखने में ऐसा लगता था कि लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और विंती कहाँ हैं? लड़की ने बात काटकर पूछा। विंती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई है? बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? आप अब तो नौकर हो गए होंगे। जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूब कर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। आप तो शादी के बाद जैसे खो ही गईं। आपने अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मज़े में तो हैं। आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसु बोली
और उसकी पीली आँखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था आप लोगों को एक दावत ज़रूर हमें देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सब वहीं थी। अभी हाल ही में कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर में पीतल का रोज़गार कर रहे हैं। उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सज़ा क्यों दिया आपने उन्हें? सज़ा की कोई बात नहीं है। गेसु का स्वर घुटा हुआ सा लग रहा था। उनकी बीवी उनके साथ हैं? क्या मतलब? आप तो अजीब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी? हाँ भाई, मैं क्या छुपाऊंगी। जैसे सुधा वैसे आप मेरी। शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। सुधा तो मुझे कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं? गेसु बात काटकर बोली और बड़ी गंभीर हो गई। अपनी चुन्नी के छोर में टेके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पा रही उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभा रही है दोनों में। फूल तो इतने अरसों में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई और कितने शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी सिसकी नहीं, एक भी आंसू नहीं और फीकी मुस्कान। बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसु चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी, शून्य निगाहों से देख रही थी। चंद्र आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। ऐसी बात नहीं कहते चंद्र भाई। कौन जानता है कि उनकी मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लेना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई भी नहीं हूँ कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गेसु यह अपने दिल से कह रही है? कितना अखंड विश्वास है अपने अख्तर पर गेसु को। शरबत आ गया था। तकल्लुफ़ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? क्यों नहीं? एक बार वह अम्मी जान के पास आए, आपने कुछ कहा नहीं। कहती क्या? यह सब बातें कहने सुनने की होती हैं। फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। अब कहकर क्या करूँगी? जब फूल से शादी तो हुई, वह राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल के सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से भी ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी में जाने कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कष्ट कर लिया है कि मैं शादी ताउम्र नहीं करूँगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही हूँ और पूरा हो गया। अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। और बदला? बदला? गेसु मुस्कुरा कर बोली। छी चंदर भाई, बदला? नफ़रत, इससे आदमी ने कभी सुधरा है न सुधरेगा। बदला और नफ़रत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। अब फिर बदला मैं किससे लूँ, जिसके दिल की तन्हाइयों में सजदे पड़ती हूँ? यह कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आँखों में धूप लहलहा उठी और उसका कंचन लता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज़ में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। परिस्थितियों ने नहीं, स्वयं अख्तर ने धोखा दिया है। और गेसु है कि होठों पर शिकायत नहीं, भौहों में बल नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था। यानी गेसु ने जिसे अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया।
दर्द की पिघली धारा ने गेसु को डुबा देने की कोशिश की, लेकिन गेसु है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टीस उठी। उसके दिल की धड़कनों ने कहीं उससे पूछा, और चंदर तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं उठा सकते थे? चंदर, लेकिन चंदर अपने अंतःकरण की आवाज़ को अनसुनी करते हुए कहा, तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को ना पाने की? गेसु की आवाज़ डूबने लगी। निगाहों के दर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ गई। दर्द या तो सिर्फ सुधा समझ सकती है। चंदर भाई, बचपन से वह मेरे लिए क्या थी यह वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, इंसान को यकीन को मजबूत ना कर दे, दर्द आदमी के कदमों को और ताकतवर ना कर दे। इंसान दर्द का क्या हाल पूछते हैं? जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा, और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे। आज न सही तो क़यामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे ही एक ज़िंदगी उनके बिना कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंद्र के दिलों के आवाज़ में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगता देख रहे हैं, फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है, और वह कहाँ पहुँच चुका है जिसमें चंदर की ज़िंदगी से अपने मन का दीप जलाए हुए है, आज देवता के चरणों तक पहुँच गया। याद है, चंद्र ने बहुत भारी स्वर में कहा, इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई गेसु। गेसु ने गहरी सांस लेकर कहा, एक बार यह दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते, और वह चंद्र की ओर हम अक्सर बातें करते। उनके शहर। चंद्र के मन में आया कि वह लज्जित करती है, तो मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया है। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोंट दिया है, लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का विश्वास चूर हो चुका है, और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया है, और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है कि जीती है। दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसु ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा, जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर एक कागज़ पर पता लिखते हैं। गेसु ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करनी हैं। आज जाने कितने दिनों बाद बातें गेसु की सुधा की बातें याद आ रही हैं। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसु हंसी और बोली, जिंदगी कितनी गंभीर है, कितनी पुरशोर, शेर में नगमों की हकीकत कितनी। अब पट्टियों और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंदर भाई, सुधा अभी उतना ही शौक रखती है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंदर ने बहुत उदास होकर कहा। अच्छा, अब तो अम्मी मुझे जाने कहीं नहीं भेजेगी। आज न जाने कैसे आने की, अकेले आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलवाऊं तो आइएगा? ज़रूर, हाँ ज़रूर आऊँगा, चंदर ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया, जैसे अपने अतीत की कोई चीज़ ढूंढ रहा हो और फिर धीरे धीरे लौट आया हो। सूरज डूब गया था। वह गुसलखाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने उसका मन कहाँ कहाँ भटक रहा था। चंद्र का मन स्थिर हुआ, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अपने अनजाने में ही चंदर के विश्वास, चंदर के प्रति हिंसा को बहुत
बड़ी हार दी थी। उसने सर पर पानी डाला तो उसे लगा यह पानी नहीं, जिंदगी की धारा है, पिछले कोई अंगारों की धारा, जिसमें पढ़कर केवल वह जिंदा बच पाया है, जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंद्र के मन में क्या है? उसने अपने मन की अमृत को गली में फेंक दिया। उसने क्या किया है? वह नहा कर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला, मुझे क्यों देख रहे हो चंद्र बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला है। आज कई महीने हो गए, तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। और उसने छी और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया, आज घूमने ना जाबो? नहीं, चंदर ने कहा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गुणतम अर्थ को समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपके नसों में चलती हुई भावना पहचान सकती है। वो आपके वक्ष में सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके साथ हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से भी जान जाएगी आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, या सांत्वना दे रहे हैं, या शांत होना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा कर रहे हैं। यह पल खिन्नता और बेईमानी का पम्मी चंदर के हाथों को हाथ से छूटते हुए जान गई। वह चंदर के हाथ के स्पर्श करते जान गई कि हाथ भले ही गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस है। उसमें वह पिघली हुई आँच की सवाब नहीं है जो अभी तक चंद्र के होठों पर धधकती थी, चंद्र के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर? पम्मी ने उठकर चंद्र को जबरदस्ती बिठा दिया। आजकल बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी, यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी एक बहुत गहरी हमदर्द थी चंद्र के लिए। चंद्र अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता था। वह फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है। संबंधों की घनिष्ठता को मापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंद्र की उपेक्षा से पम्मी मरमाहत हो गई। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी के हाथों को हाथ में लेते ही चंद्र की नस नस में अंगड़ाइयाँ मचलने लगती थी और पम्मी जान जाती थी कि चंद्र का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है। लेकिन पम्मी ने देखा कि चंद्र उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है, उससे दूर चला जा रहा है, पम्मी से दूर, बहुत दूर। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब उसकी वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाता, जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है, जब अनाड़ी को इसलिए बाहों में नहीं समेटते कि उसकी बाहें प्यासी है, इसलिए उसे बाहों में समेट लेते हैं कि अपना दुख भूल जाएं। एक दिन चंदर सुबह कॉलेज जा रहा था। पम्मी बहुत उदास थी। चंद्र ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर का बूंदा था जिसकी हल्की छाह गालों पर पड़ रही थी। वह चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम ही ने तो कहा पहले बताया था। क्या कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, चल रही हूँ। अरे सुनो तो। नहीं, अब नहीं रोक सकते। बहुत दूर जाना है चंदर। और वह चलती रही, फिर लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो, चंदर के गले में झूम गई और कस लिया। चंदर को 5 मिनट बाद सहसा वह अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठकर, पम्मी तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं कपूर,
पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी दूर ही रहूं उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। जाने उसके ग्रहों का माली कितना क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, मैं पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। पम्मी ने वक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंद्र के हाथों में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर देखा नहीं और कड़वे धुएं का बादल चंद्र की ओर उड़ाकर आगे चली गई। जब कार ओझल हो गई तब चंद्र को होश आया। उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो ले। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज़ और बर्टी की चिक-चिक सुनकर अपूर्ण वेश में ही अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए मुख हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच में तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ इसलिए कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। झूठ क्यों बोलूँ? अब क्या कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी? लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोले? तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। मैं तुमसे तब मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए थे। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ा। मैं पागल हूँ। ठीक मैंने तुम्हें उस दिन सैलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमा घर में। इस अभागिन सैलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा यदि तुमसे प्यार ही करना है तो तुमसे पवित्रता की ही बातें करूं। मैं जानती थी कि काम वासना प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैंने तुमसे काम विरोधी बातें की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए भी मेरा अंग अंग प्यासा होता था। मैं तुम्हें होटल तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ में विजय पानी चाही थी। अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते। कपूर, तुमने मुझे स्वीकार किया, वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उसी तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया या अफीम के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारे प्यासे और बीमार प्रवृत्तियां बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गई। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से बिखर गई। मैं जानती हूँ इधर तुम में क्या परिवर्तन आ गया है। तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर, मैं जानती हूँ। तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बड़ी बौद्धिक लड़की जो तुमसे प्यार भरने का दम भरती हो, उसके चंगुल में न फंसना मिस्टर कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह में भावना या आकर्षण अक्सर जहर बिखेर देता है। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो? प्रमिला डिक्रूज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत विनती को लिखता रहा। उसके बाद थक कर सो गया, बिना कुछ खाए पिए। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।